हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 9 करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको थ्योरेटिकल कंडीशन टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताया कि थ्योरेटिकली डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होती है। डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मीन्स एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, दैट विल ऑप्टिकली एक्टिव। या उसी को सिंप्लीफाई करके बोला जाता है कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है। तो आप लोग उसे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आज हम लोग करेंगे एनालिसिस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन अ मॉलिक्यूल हैविंग कार्बन कार्बन। ध्यान दीजिए, एक्चुअली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, बोर्ड हो, ज़्यादातर जेई एंड नीट में, वो इसी आर्टिकल से आपने अभी तक जो पढ़ा वो आपका बेसिक्स है, एलिमेंट्री है, पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपने पढ़ा क्या है? पहला कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, डेक्टोरोटेटरी कंपाउंड क्या होती है, लिवोरोटेटरी कंपाउंड क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्या होता है, ऑब्जर्व रोटेशन क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, कार्बन कार्बन क्या होता है, फ्लाइंग वेज फार्मूला क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, और एस नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, मिरर इमेज क्या होता है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता, प्लेनोसिमेट्री क्या होती है, सेंट्रोसिमेट्री क्या होती है, एक्सिसिमेट्री क्या होती है। तो ये सारे टर्म्स हैं। एक्चुअली इन सब से क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाते, या कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाए, वो दूसरी चीज़ है। मुख्य तौर पर क्वेश्चंस जो ये आर्टिकल में आज बताने जा रहा हूँ इसी से आते हैं। आगे क्वेश्चंस आपको मैं डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो पूछा हुआ बताऊंगा, तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो क्वेश्चंस है इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मतलब कहने का ये हुआ कि आज का जो वीडियो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोज में जो टर्म्स आपको मैंने बताया वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे कार्बन कार्बन क्या होता है, फ्लाइंग वेज फार्मूला क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, और एस नोमेनक्लेचर क्या होता है, मिरर इमेज क्या होती है, सुपर इम्पॉसिबल नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होती है, प्लेनोसिमेट्री क्या होती है, सेंट्रोसिमेट्री क्या होती है, तो ये एक्सिसिमेट्री क्या होती है। तो ये सारे टर्म्स आपको पहले समझ लेना पड़ेगा। अब उसे अगर समझ रखे हैं तो फिर इसमें अब कुछ है ही नहीं, तब तो बस देखिएगा कुछ है नहीं। मेनली टर्म है। टर्म को ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टर्म को आप खूब लंबे चौड़े में याद करें। एक्चुअली हर टर्म का एक एक वर्ड में आप कह सकते हैं। जैसे कहेंगे डेक्टोरोटेटरी क्या होता है, जो प्लेन पोलराइड को क्लॉकवाइज घुमाता है। लिवोरोटेटरी क्या होता है, जो प्लेन पोलराइड को एंटी क्लॉक घुमाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, जो प्लेन पोलराइड को घुमाता है। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्या होता है, जो प्लेन पोलराइड को नहीं घुमाता है। ऑब्जर्व रोटेशन क्या होता है, जितना एंगल रोटेट हुआ। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, तो एंगल जो रोटेट होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन द्वारा जो रखा हुआ 1 डेसीमीटर टेस्ट ट्यूब में। कार्बन कार्बन क्या होता है, तो sp3 हाइब्रिड कार्बन जिसका चारों का चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। सूडो कार्बन कार्बन क्या होता है, तो ऐसी कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन 2 सिर्फ डिफर करता कॉन्फ़िगरेशन। फ्लाइंग वेज फार्मूला क्या होता है, तो उसमें 3 तरह की लाइन होती है, एक सॉलिड वेज, एक ब्रोकन वेज, एक कंटिन्यूअस लाइन। सॉलिड वेज रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड अबव द प्लेन, ब्रोकन वेज रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन, कंटिन्यूअस लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड ऑन द प्लेन। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, क्रॉस रिप्रेजेंटेशन। उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड अबव द प्लेन, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन।
RS नोमेनक्लेचर किसी भी कारल कार्बन का कॉन्फिगरेशन बताने के लिए RS नोमेनक्लेचर किया जाता है, उसका थोड़ा मेथड आपको ध्यान देना होगा। मिरर इमेज, सुपर इम्पोज मिरर इमेज, प्लेनो सिमेट्री, तो ये सारे टर्म को एक वर्ड में आप एक लाइन में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे एनालिसिस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन अ मॉलिक्यूल हैविंग कारल कार्बन। कारल कार्बन आपको मैंने बताया है कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जो sp3 हाइब्रिड हो और उसका चारों का चारों सब्स्टिट्यूएंट वैलेंसी डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड कारल कार्बन। तो ये मॉलिक्यूल हैविंग 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड कारल कार्बन। तो टाइप 1 में तो पहला टाइप है एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम। तो ध्यान दीजिए, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कारल कार्बन एटम है तो उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। वन इज कॉल्ड या वन विल डेक्स्ट्रोरोटेटिव एंड अनदर विल लिबोरोटेटिव। डेक्स्ट्रोरोटेटिव मतलब वह कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और लिबोरोटेटिव कंपाउंड मतलब वह कंपाउंड जो प्लेन पोलर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो एक ऐसी कंपाउंड, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम है, उसके 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। मतलब एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम है, उसमें 2 मॉलिक्यूल होगा, 2 कंपाउंड हो जाएंगे। एक कंपाउंड ऐसी होगी जो प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, और एक ऐसी कंपाउंड जो प्लेन पोलर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम है, इसी को दूसरे टर्म में कहते हैं थ्योरेटिकली कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम है, उसके 2 डिफरेंट कॉन्फिगरेशन होते हैं। मतलब एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन होगा, एक ऐसी स्ट्रक्चर फार्मूला जिसमें एक कारल कार्बन एटम होगा, एक ऐसी स्ट्रक्चर फार्मूला जिसमें एक कारल कार्बन एटम होगा। तो उस कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उसको स्पेस में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक ऐसी मॉलिक्यूल, एक ऐसी स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम है, एक ऐसी स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम है। तो कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उसे स्पेस में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट कहलाएगी R कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी S कॉन्फ़िगरेशन। तो ये थ्योरेटिकली एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है, उसके 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। मतलब कारल कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उसे अगर स्पेस में हम अरेंज करें तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस हो सकती है। एक को कहा जाता है R कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे को कहा जाता है S कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान दीजिए, एक ऐसी मॉलिक्यूल, एक ऐसी स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूल के लिए एक ऐसी स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें एक कारल कार्बन एटम होगा, एक ऐसी मॉलिक्यूल या एक ऐसी स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें एक कारल कार्बन एटम होगा। तो कारल कार्बन एटम से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, उसको स्पेस में हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, 2 तरह से दिखला सकते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल, एक ऐसी स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें एक कारल कार्बन एटम है, उससे जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, उसे हम स्पेस में 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट कहलाएगी R कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी कहलाएगी S कॉन्फ़िगरेशन। तो मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल कारल कार्बन हैव 2 कॉन्फ़िगरेशन, वन इज R कॉन्फ़िगरेशन एंड अनदर इज S कॉन्फ़िगरेशन विच विल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। मतलब R कॉन्फ़िगरेशन के सामने अगर मिरर को रख दीजिएगा तो मिरर में दिखेगा S, या S के सामने अगर मिरर को रख दीजिएगा, प्लेन मिरर को, तो दिखेगा R। तो R कॉन्फ़िगरेशन की मिरर इमेज S होती है, या वाइस वर्सा मतलब ठीक उल्टा कि S कॉन्फ़िगरेशन की मिरर इमेज क्या होगी, तो R होगी। ध्यान दीजिए, थ्योरेटिकली तो आप मान लीजिए कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया, उसमें एक कारल कार्बन एटम है, तो उसको 2 डिफरेंट अरेंजमेंट में आप सजा दीजिए। एक R कॉन्फ़िगरेशन में सजा दिए और एक में S में सजा दिए। एक ऐसी मॉलिक्यूल, एक ऐसी स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको दिया गया, एक ऐसी मॉलिक्यूल, एक ऐसी स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें एक कारल कार्बन एटम है, तो उसको 2 तरह से आप स्पेस में अरेंज कर दिए।
दो तरह से स्पेस में अरेंज कर दिए, एक को आपने कहा दिया आर कॉन्फिगरेशन और उसी का मिरर इमेज ले लिए तो दूसरा का हो गया एस। एक हो गया आपका आर और उसी का एक मिरर इमेज ले लिए तो हो गया एस। अब कहिएगा आर कॉन्फिगरेशन डेक्स्ट्रो-रोटेटरी होगी कि एस कॉन्फिगरेशन डेक्स्ट्रो-रोटेटरी होगी, तो इसका थ्योरेटिकल कोई एनालिसिस नहीं। कौन सी मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो-रोटेटरी होगी, कौन सी मॉलिक्यूल लीवो-रोटेटरी होगी, मतलब कौन सी मॉलिक्यूल प्लेन प्लरालाइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और कौन सी मॉलिक्यूल प्लेन प्लरालाइड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसका थ्योरेटिकल एनालिसिस नहीं है। कौन सी डेक्स्ट्रो-रोटेटरी होगी, कौन सी मॉलिक्यूल लीवो-रोटेटरी होगा, इसका बस एक ही मेथड है, वो है एक्सपेरिमेंटल। तो सिर्फ आप एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो-रोटेटरी होगी और ये मॉलिक्यूल लीवो-रोटेटरी होगी। थ्योरेटिकली बस आप कह सकते हैं कि ये कोई एक आर कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, दूसरा एस कॉन्फिगरेशन, थ्योरेटिकली तो बता सकते हैं कि आर होगा ये सो। तो इसमें याद क्या रखना है, जैसे मैंने आपको याद रखने के लिए ज्योमेट्रिकल असेंबली में बताया था कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, वहाँ पर ज्योमेट्रिकल सेंटर पर जो सब्स्टिट्यूएंट है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर रिस्ट्रिक्टेड एटम से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, उसे स्पेस में दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक कहलाएगा सिस और दूसरा कहलाएगा ट्रांस, या एक कहलाएगा जेड और दूसरा कहलाएगा ई। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है, उस कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, उसे दो तरह से आप स्पेस में अरेंज कर सकते हैं, एक आर कॉन्फिगरेशन और दूसरा एस कॉन्फिगरेशन। ये पॉइंट आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे आपको याद करने के लिए रखने के लिए बोले थे कि ज्योमेट्रिकल सेंटर, अगर किसी मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो रिस्ट्रिक्टेड एटम से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, उसे स्पेस में आप दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक कहलाता है सिस और दूसरा ट्रांस, या एक को कहते हैं जेड फॉर्म, दूसरे को कहते हैं ई फॉर्म। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है, तो उस कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उसे स्पेस में आप दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक कहलाएगा आर कॉन्फिगरेशन और दूसरी कहलाएगी एस कॉन्फिगरेशन। अब आर वाली डेक्स्ट्रो-रोटेटरी होगी कि एल वाली, इसे आप थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हैं। आर का मिरर इमेज एस होता है और एस कॉन्फिगरेशन की मिरर इमेज आर होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसमें याद क्या रखना है, तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है, उसके दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप की स्पेस में होती है। एक होगा आर कॉन्फिगरेशन और दूसरी होगी एस कॉन्फिगरेशन। एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है, एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है, उसके दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप की स्पेस में होगी। एक आर कॉन्फिगरेशन, दूसरी एस कॉन्फिगरेशन, और एस एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। आर वाली डेक्स्ट्रो-रोटेटरी होगी कि एस वाली, तो इसे बस एक्सपेरिमेंटली पता किया जा सकता है। इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने लिया है लैक्टिक एसिड, इट इज द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड है ये, लैक्टिक एसिड या आयोपैक नेम कहिएगा तो 1 2 3 और कह सकते कॉमन नेम हुई लैक्टिक एसिड, और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ये है, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन अ मॉलिक्यूल हैविंग कारल कार्बन, पहला एग्जांपल अपन ले रहे हैं लैक्टिक एसिड का। अब जरा देखिए इसमें ये कार्बन कारल कार्बन की कैसे, तो इस कार्बन से एक COOH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड, इस कार्बन से 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, मतलब एक कारल कार्बन। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन हो, मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें एक कारल कार्बन एटम है, तो इस कारल कार्बन एटम से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी हो गई, एक OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप। तो इस कारल कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उस स्पेस में आप दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक की कॉन्फिगरेशन होगी
आर और दूसरी की होगी एस। जैसे इसी को अरेंज कर देते हैं, जैसे ये COOH है, ये आपका COOH है, ठीक है, ये आपका ये CH3 यहाँ ले लेते हैं, ये आपका OH है, ये H है, ये इसका एक फिशर प्रोजेक्शन आप जैसे भी ड्रॉ करना चाहते हैं। जनरली सबसे लंबी जो चेन होती है उसे हम वर्टिकल लाइन में लेते हैं। जनरली जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में सबसे लंबी चेन होती है उसे वर्टिकल लाइन पर लेते हैं। ये COOH है, यहाँ पर आपका कार्बन कार्बन है, ये CH3, ठीक है। इसका अगर कॉन्फिगरेशन देखिए तो आपको मैंने यहाँ पर इसका कॉन्फिगरेशन आप लिख सकते हैं क्या होगी, तो जरा देखिए इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा। 30 कार्बन से एक OH है, ये COOH है, ये CH3 हाइड्रोजन है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी की हो गई, COOH सेकेंड प्रायोरिटी की, ये थर्ड प्रायोरिटी की। तो रोटेशन करिए कैसे, तो फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड। यदि रोटेशन क्लॉकवाइज हुई तो कॉन्फिगरेशन R होता है, और यदि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुई तो रोटेशन S होता है। लेकिन ये तब होता है जब लोएस्ट प्रायोरिटी की जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बिहाइंड द प्लेन रहे, या कि ये वर्टिकल लाइन पर है। तो जरा देखिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी की हो गई, इस कार्बन से जो OH अटैच्ड है ये फर्स्ट प्रायोरिटी की हुई, ये आपकी सेकेंड प्रायोरिटी की हुई, ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी की हुई, और ये हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी की। तो अगर हम सिंपली घुमाना शुरू कर दे, आपको रोटेशन कैसे करना आपने पढ़ा है RS नोमेनक्लेचर, तो ये फर्स्ट से आप जाइएगा सेकेंड, ये थर्ड। रोटेशन कैसी है कि जी एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको मैंने बताया था क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉक तो S। तो ये एंटी क्लॉक है तो आपको क्या लग रहा है S, लेकिन ये S नहीं होगा, बल्कि इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी कि R की। ऐसा कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि रोटेशन के अनुसार कॉन्फिगरेशन तभी होती है, रोटेशन के अनुसार कॉन्फिगरेशन तभी होती है, रोटेशन के अनुसार कॉन्फिगरेशन तभी होती है जब लोएस्ट प्रायोरिटी वाली सब्स्टिट्यूएंट वर्टिकल लाइन पर हो। तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा, तो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होती है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाली सब्स्टिट्यूएंट वर्टिकल लाइन पर नहीं है, इस कारण से इस कार्बन की जो कॉन्फिगरेशन होगी रोटेशन का उल्टा होगा। मतलब अगर रोटेशन आपकी एंटी क्लॉक है तो लग रहा है कि S होना चाहिए, लेकिन इस कार्बन की कॉन्फिगरेशन क्या होगी, सॉरी ये एंटी क्लॉक है ना जी, हाँ, तो लग रहा चाहिए तो S होना चाहिए, लेकिन क्या होगा R होगा। मैंने बताया था रोटेशन का उल्टा हो जाता कब, तो जब लोएस्ट प्रायोरिटी वाली सब्स्टिट्यूएंट मतलब एटम और ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नहीं होता, ठीक है। तो ये R कॉन्फिगरेशन होगा, यही कारण है। ये कार्बन यहाँ पर है आपका, ये COOH यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है, ये OH, इस कार्बन से 4 सब्स्टिट्यूएंट सेम टू सेम है। ये आईपैक नेम लिखिएगा 1 2 3, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइक एसिड, एक R कॉन्फिगरेशन। और इसी का एक मिरर इमेज ले लीजिए, इसी का एक यहाँ एक प्लेन मिरर रख दीजिए, तो यहाँ एक प्लेन मिरर रख देंगे तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, तो ये हो गया HO, ये H है ना, ये OH का मिरर इमेज OH, H का H, और COOH का COOH, और ये CH3 का CH3। आप जरा इसका कॉन्फिगरेशन निकाल कर देखें तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, ये आपकी सेकेंड प्रायोरिटी हो गई, ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी। तो रोटेशन कैसे, तो फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड। रोटेशन कैसी है, तो जो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज तो है, तो क्या लग रहा है, तो ये R होना चाहिए, लेकिन R नहीं होगी, क्या होगी S। क्यों, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली जो एटम और ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पर नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नहीं बल्कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है तो कॉन्फिगरेशन रोटेशन का क्या होता, उल्टा होता। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप वर्टिकल लाइन पर होता तो रोटेशन के अनुसार, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो रोटेशन का उल्टा होता, मतलब S। ऐसे भी मैंने बताया कि R का मिरर इमेज S होता है। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल, एक ऐसी स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें एक कार्बन एटम है, उसकी 2 डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप की स्पेस में होती है। एक कहलाता R कॉन्फिगरेशन और दूसरी कहलाता S कॉन्फिगरेशन, और R और S एक दूसरे का मिरर इमेज है कि जी ये वाली डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगी
कि ये वाली, मतलब इस कंपाउंड का सोल्यूशन बना के पोलरीमीटर में डाल दें तो प्लेन पोलराइड को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉक, बताइए। इस कंपाउंड का सोल्यूशन बना करके, इस कंपाउंड का सोल्यूशन बना के अगर हम पोलरीमीटर में डाल दें और उसे प्लेन पोलराइड को पास करें तो बताइए इस कंपाउंड की सोल्यूशन, ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइड को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉक घुमाएगा? कि ये नहीं, थ्योरेटिकली तो नहीं बता सकते, थ्योरेटिकली से आप नहीं बता सकते, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल जाना होगा। तो आर कॉन्फिगरेशन वाली डेक्ट्रोरोटेटरी होगी कि एस वाली डेक्ट्रोरोटेटरी होगी, ये थ्योरेटिकली नहीं बताया जा सकता है। बस ये बता सकते हैं कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक कारल कार्बन एटम होता है, उसके दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप की रोटेशन स्पेस में होगी, एक होगी इसमें डेक्ट्रोरोटेटरी, कोई एक ये होगी डेक्ट्रोरोटेटरी या ये, एक होगी डेक्ट्रोरोटेटरी, दूसरी होगी लेवोरोटेटरी। मतलब इन दोनों में से कोई एक अगर मान लेते हैं, इन दोनों में से कोई एक मान लेते हैं कि 5 डिग्री क्लॉक घुमाया तो दूसरा 5 डिग्री क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये, और ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, उसे कहा जाता है इनांसोमर्स। इसे क्या कहा जाता है, इनांसियोमर्स। इसे क्या कहा जाता है, इनांसियोमर्स। तो यहां लिख देते हैं अपन कि व्हाट इज इनांसियोमर्स। ये इनांसियोमर्स क्या होता है, इनांसियोमर्स, ये इनांसियोमर्स क्या होता, तो स्टीरियो आइसोमर विच आर स्टीरियो आइसोमर मतलब समझते हैं कि दो ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला से, स्ट्रक्चरल फार्मूला से, मतलब IUPAC नेम, ये दोनों मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल है जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नहीं है, 3 कार्बन इसमें भी, 3 कार्बन इसमें भी है, और हाइड्रोजन ओब्वियसली 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 3 ऑक्सीजन इसमें भी है, 3 ऑक्सीजन इसमें भी। तो दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, मतलब दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, IUPAC नेम से, लेकिन डिफर किस में करता हो, तो रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस, मतलब कॉन्फिगरेशन में, उसे कहा जाता है स्टीरियो आइसोमर। दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब IUPAC नेम सेम, लेकिन डिफर करता हो रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस, मतलब कॉन्फिगरेशन में डिफर कर जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर। तो ये दोनों क्या है, स्टीरियो आइसोमर है। ये दोनों क्या है, तो स्टीरियो आइसोमर। ये दोनों क्या है, तो स्टीरियो आइसोमर। तो इनांसोमर्स क्या, तो स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर मतलब दो ऐसे मॉलिक्यूल, दो ऐसे कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस डिफरेंट हो, तो उसे हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। तो इनांसोमर्स क्या है, तो स्टीरियो आइसोमर विच आर मिरर इमेज of each other is called enantiomers। enantiomers या इसे enantiomers या इसे का आप enantiomeric पेयर भी कर सकते हैं और enantiomeric पेयर भी कर सकते हैं, या enantiomeric पेयर भी कर सकते हैं और enantiomeric पेयर भी कर सकते हैं, एनांसोमेरिक पेयर। तो वैसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इनांसोमर्स कहा जाता है। तो ये दोनों क्या है, इनांसोमर्स। ध्यान दीजिए, इसमें एक वर्ड और आता है, मतलब यहाँ फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों क्या है, इनांसोमर्स। अब इसमें से कोई एक अगर मान लेते अपने मन से कि अगर इस कंपाउंड का सॉल्यूशन बना करके पोलरीमीटर में डाल दिए तो प्लेन पोलराइड को अगर 5 डिग्री क्लॉक घुमा देते, +5 डिग्री, प्लस मतलब क्लॉक, +5 डिग्री अगर घुमा दिए, इस कंपाउंड का अगर हम सॉल्यूशन बना दिए और पोलरीमीटर में डाल दिए तो प्लेन पोलराइड को अगर मान लेते हैं 5 डिग्री क्लॉक घुमा दिया, मतलब +5 डिग्री, तो इस कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के पोलरीमीटर में डालिएगा तब ये 5 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएगा। 5 डिग्री एंटी क्लॉक मतलब -5। अगर मान लेते हैं अपने मन से कि इस कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाइए और इसे पोलरीमीटर में डाल दिए तो ये 5 डिग्री क्लॉक घुमाए, तो क्लॉक वाइज को प्लस लेते हैं तो +5 डिग्री। लेकिन अगर इस कंपाउंड मतलब इसके मिरर इमेज वाले का, इस कंपाउंड का मतलब इसके मिरर इमेज वाले का अगर हम सॉल्यूशन बना के पोलरीमीटर में डाल दिए
तो ये एग्जैक्टिव 5 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएगा, मतलब -5 डिग्री। अच्छा, तो अब दोनों को अगर बराबर मोल लेकर के मिला दीजिए, मतलब अगर 0.1 मोल इसके लिए 0.1 मोल इसके लिए, दोनों को मिला दीजिए और मिला करके पोलरीमीटर में डालिए, मिला करके सोल्यूशन बना के पोलरीमीटर में डालिए, तब क्या होगा, तो प्लस वाला कैंसिल कर देगा माइनस, मतलब नेट रोटेशन क्या होगी, तो 0 होगी। तो ऐसे हम कहते हैं रेशमिक मिक्सर, इसे क्या कहते हैं, तो रेशमिक मिक्सर। तो अगला वर्ड है इसमें रेशमिक मिक्सर। ये रेशमिक मिक्सर क्या होती है, ये रेशमिक मिक्सर क्या होती है, ये रेशमिक मिक्सर क्या होती है, तो ये रेशमिक मिक्सर क्या होती है, तो इक्विमोलर मिक्सर ऑफ इनांसोमर्स, मतलब इन दोनों का बराबर, मतलब दो ऐसे कंपाउंड, दो स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज है, दो ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज है, उन दोनों को बराबर मोल में मिला करके अगर पोलरीमीटर में डाल दीजिए तो उसे कहा जाता है रेशमिक मिक्सर। रेशमिक मिक्सर क्या होगा, तो इक्विमोलर मिक्सर, इक्वी मतलब बराबर, इक्विमोलर मतलब मोल में, इक्विमोलर मिक्सर, इक्विमोलर मिक्सर ऑफ इनांसोमर्स, इक्विमोलर मिक्सर ऑफ इनांसोमर्स is called रेशमिक मिक्सर, is called रेशमिक मिक्सर। तो ये रेशमिक मिक्सर क्या है, तो इक्विमोलर मिक्सर ऑफ इनांसोमर्स, इनांसोमर्स का इक्विमोलर मिक्सर को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेशमिक मिक्सर, इक्विमोलर मिक्सर ऑफ इनांसोमर्स, मतलब दो ऐसे स्टीरियोआइसोमर आप समझ गए हैं कि दो ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, सिर्फ कॉन्फिगरेशन में अंतर हो। तो दो ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज है, उन दोनों को बराबर मोल में मिला करके अगर सोल्यूशन बना देते हैं तो वह प्लेन पोलर लाइट को घुमा नहीं पाएगा, मतलब वो कहलाएगा रेशमिक मिक्सर। तो रेशमिक मिक्सर क्या है, इक्विमोलर मिक्सर ऑफ इनांसोमर्स इज कॉल्ड रेशमिक मिक्सर। रेशमिक मिक्सर विल ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो रेशमिक मिक्सर होती है, रेशमिक मिक्सर बिल ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिल ऑप्टिकल inactive, and their inactivity is called due to external compensation, is called due to external compensation, due to external compensation, due to external compensation, due to external compensation। ध्यान दीजिए, जो रेशमिक मिक्सर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जो रेशमिक मिक्सर होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और इसकी इनएक्टिविटी कहलाती है ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। ध्यान रखें, नोट, सेपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो कंपाउंड फ्रॉम रेशमिक मिक्सर। अब इन दोनों को मिला कर दिए, इन दोनों कंपाउंड को मिला करके एक मिक्सर बना दिया, आपका रेशमिक मिक्सर बना दिया। अब रेशमिक मिक्सर को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है, रेशमिक मिक्सर से डेक्स्ट्रो और लिवो कंपाउंड को अलग अलग, अब इन दोनों में कोई एक होगी डेक्स्ट्रो, और कौन सी होगी इसे थ्योरेटिकली बता नहीं सकते, तीन दोनों में कोई एक होगी डेक्स्ट्रो और दूसरी होगी लिवो। अब इन दोनों को बराबर मोल मिला करके आपने एक मिक्सर बना दिया, और उस मिक्सर को अगर आप अलग करना चाहते हैं तो उस सेपरेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है, तो रिसोल्यूशन। तो ऑब्वियसली सेपरेशन ऑफ रेशमिक मिक्सर, separation of रेशमिक मिक्सर is called resolution, तो सेपरेशन ऑफ रेशमिक मिक्सर इज कॉल्ड रिसोल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, एक ऐसी मॉलिक्यूल इसमें एक काला कार्बन एटम हो, उसके दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप में स्पेस हो सकती है, एक आर कॉन्फिगरेशन और दूसरी एस, और एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, इसलिए मिरर इमेज है तो इसे कहा जाता है इनांसोमर्स। इन दोनों का इनांसोमर्स की सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, जिससे ये रिएक्शन करेगा उससे ये भी, इससे तो इन दोनों की केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है। अंतर कहाँ पर आ जाता है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में, एक घुमाएगा प्लेन पोलर को क्लॉकवाइज तो दूसरा घुमाएगा एंटी क्लॉक, बाकी सब तो सेम ही है। तो आपको याद क्या रखना है कि इतना जो बहुत सारा बता दिए, अरे इसमें एक ही लाइन आपको बस ध्यान रखना है कि एक ऐसी मॉलिक्यूल, बस ये सारी एक्सप्लेनेशन होती है, पॉइंट एक ही याद रखना होता है कि एक ऐसी मॉलिक्यूल
जिसमें एक काला कार्बन एटम है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक काला कार्बन एटम है, उसके दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप के स्पेस में हो सकती है, एक आर कॉन्फिगरेशन और दूसरी एस, और ये दूसरे का मिरर इमेज है, इसलिए इसे एनांसोमर्स कहते हैं, है ना। और इक्विमोलर मिक्सर ऑफ एनांसोमर्स को रेसिव मिक्सर कहते हैं, उसका सेपरेट करने के प्रोसेस को रिसोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वन मोर एग्जाम्पल, इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे या कि कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे। तो जरा देखिए, ये कार्बन की दो बॉन्ड दिख रही है, दो नहीं दिख रही, मतलब दो हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की दो बॉन्ड दिख रही है, दो नहीं दिख रही, दो हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की दो बॉन्ड दिख रही है, दो नहीं दिख रही, दो हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की दो बॉन्ड दिख रही है, दो नहीं दिख रही, मतलब दो हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन पर एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ दोनों तो हाइड्रोजन सेम है, तो ये सब तो होगा नहीं कार्बन कार्बन। लेकिन ये कार्बन से एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इधर जाएंगे तो CO है और इधर जाएंगे तो CH2 है। तो इधर भी डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट, मतलब ये काला कार्बन है। तो हमने पढ़ा है कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक काला कार्बन एटम होता है, उसके दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप की स्पेस में होगी, मतलब इसके दो स्टीरियो आइसोमर। अगर यहां पर पूछा जाए सिंपली कि स्टीरियो आइसोमर इसमें कितने होंगे, कहेंगे जी 2। कि कौन सा, तो एक R और दूसरा कौन सा, S, बस हो गया। एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक काला कार्बन एटम, उसके स्टीरियो आइसोमर क्या है, तो ये 2। एक कौन सी, तो R और S, मतलब इसमें से एक डेक्ट्रोरोटेटरी होगी, अब कौन सी होगी पता नहीं। इसमें से कोई एक डेक्ट्रोरोटेटरी होगी, कोई दूसरी लिबोरोटेटरी होगी। कि नहीं जी इसको ड्रॉ करके बताइए, तो ड्रॉ कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ये कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिंपल ये है कि आपका हो गया ये CO है, दो डिफरेंट अरेंजमेंट एटम और ग्रुप के स्पेस में होगी। ये काला कार्बन है, इससे क्या होगी, तो एक हाइड्रोजन, तो मान लेते हैं हाइड्रोजन बिहाइंड द प्लेन, ब्रोकन लाइन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन। और ये मान लेते हैं ये सॉलिड वेज, ये ब्रोकन वेज है, ये सॉलिड वेज है, ये आपका क्लोरीन। ये हो गया कि जी R होगा कि S होगा, तब कर दीजिए। ये मान लेते हैं क्लोरीन है, इस कार्बन से क्लोरीन फर्स्ट प्रायोरिटी, ये इधर आपका CO है तो ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये आपकी ये बॉन्ड है एक्चुअली, है ना, ये बॉन्ड हो गया, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड। रोटेशन कैसा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक तो क्या, तो S क्या AC होगा, तो हाँ, कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला बिहाइंड द प्लेन है। लोएस्ट प्रायोरिटी वाला क्या होना चाहिए, तो बिहाइंड द प्लेन होना चाहिए, मतलब फिशर प्रोजेक्शन में बिहाइंड द प्लेन कौन सा होता है, तो वर्टिकल लाइन होता है। तो यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप बिहाइंड द प्लेन है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाली एटम और ग्रुप बिहाइंड द प्लेन है, तो कार्बन की जो कॉन्फिगरेशन होती है वो रोटेशन के अनुसार हो जाता है। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, मतलब रोटेशन एंटी क्लॉक, तो इस कार्बन की कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो S होगी। अब इसका मिरर इमेज ले लीजिए, दूसरा स्टीरियो आइसोमर ड्रॉ करने के लिए इसका मिरर इमेज ले लीजिए, तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, तो ये इसकी मिरर इमेज, ये मिरर इमेज इसकी क्या हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा H, ये आपको हो गया Cl, ये CH। आप इसका देख सकते हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ये आपकी सेकेंड, ये थर्ड। रोटेशन कैसी है, तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इस कार्बन की कॉन्फिगरेशन क्या होगा, तो S हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ पर रोटेशन के अनुसार कॉन्फिगरेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली एटम और ग्रुप बिहाइंड द प्लेन है। तो जो कॉन्फिगरेशन होती है काला कार्बन की, फिशर प्रोजेक्शन या फ्लैंगेज फार्मूला में रोटेशन के अनुसार कब होती है, तो जब लोएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप क्या हो, तो बिहाइंड द प्लेन हो। बिहाइंड द प्लेन कहने का मतलब वर्टिकल लाइन पर हो, दिस वन। तो सिंपली इसमें क्या करें हमने, ये तो बस आपको समझाने के लिए बताया, बस इतना ही काफ़ी है कि एक ऐसी मॉलिक्यूल इसमें एक काला कार्बन एटम है, इतना ही काफ़ी। तो जैसे आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि एक ऐसी मॉलिक्यूल इसमें एक काला कार्बन है, एक ऐसी मॉलिक्यूल इसमें एक काला कार्बन, इसके दो स्टीरियो आइसोमर होंगे, R और S। R और S एक प्लेन पोलर को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज और दूसरा करेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसको क्या कर सकते हैं, बोथ आर एक्टिव। बोथ क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव करने का मतलब क्या होता है, तो दोनों प्लेन पोलर को रोटेट करेगा, इसे कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव।
ठीक है, तो इतना ही है बस आपको समझाने के लिए। अनदर एग्जांपल और ले सकते हैं, टाइप सेकंड ले लेते हैं। टाइप सेकंड, दूसरा टाइप है कि एक ऐसी मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल हैविंग टू dissimilar chiral carbon, two dissimilar chiral carbon, a molecule having two dissimilar chiral carbon, एक ऐसी मॉलिक्यूल इसमें दो डिसिमिलर chiral carbon। तो जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, यही मेन पॉइंट याद रखना कि एक ऐसे मॉलिक्यूल इसमें एक काला कार्बन एटम है, उसके दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप की स्पेस में होगी, एक आर दूसरा एस। अब बाकी सब तो कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसे मॉलिक्यूल इसमें दो डिसिमिलर काला कार्बन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, ये CH3 है, CH है, यहाँ ले लेते हैं सपोज, ये ले लेते हैं, ये Cl है, ये CH है, ये Br है, ये CH3 है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो इस कार्बन से कौन अटैच है, तो एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक मिथाइल, एक ग्रुप है। तो ये क्या हुई, तो ये काला कार्बन हुई। इस कार्बन से कौन अटैच है, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक मिथाइल, एक ग्रुप है। तो ये क्या है, तो काला कार्बन। अब जरा देखिए, इस काला कार्बन से क्लोरीन है, तो इस काला कार्बन से क्या है, तो ब्रोमीन है, यहाँ डिफरेंट हो गया। तो यहाँ काला कार्बन एटम की संख्या C* मतलब काला कार्बन की संख्या क्या है, तो 2 है, और ये दोनों क्या है, तो डिसिमिलर है, डिसिमिलर काला कार्बन। दोनों पर अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट होता तो सिमिलर, लेकिन यहां पर ये क्या है, तो डिसिमिलर है। तो ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे, कहेंगे जी इस काला कार्बन की जो, इस काला कार्बन से दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, सॉरी इस काला कार्बन से जो 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, उसकी दो कभी कभी जबान से बातें फिसल जाती है ना तो इसलिए परेशान मत होइएगा होता है ना। तो आइए, इस काला कार्बन से 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इस 4 सब्स्टिट्यूएंट को अगर हम स्पेस में अरेंज करेंगे तो दो तरह की रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप की स्पेस में आएगी, एक होगा R और दूसरी होगी क्या, तो S। उसी तरह से इस काला कार्बन से जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसे हम स्पेस में दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक हो जाएगी R कॉन्फिगरेशन और दूसरी हो जाएगी S कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अब इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाइए, तो इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो ऐसा हो सकता है ना, इसको कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं, कौन के साथ कौन बैठेगा, है ना। अगर 2 लड़का है 2 लड़की है तो कितने तरह से बिया हो सकता है बताइए तो तो ये है, तो इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बिठाइए, तो ये R है, और पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखिए जी, पहला एक हो गया R के साथ S को लगा दीजिए, हो गया। और दूसरा क्या कॉम्बिनेशन बिठेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन बिठेगा नहीं जी, R के साथ, देखिए इसका R, सॉरी इसको ऐसा करिए, गलत कर दिए, इसका R इसके R, अरे सॉरी यार लड़का से लड़का विवाह नहीं हो सकता ना, ऐसे निकल गया मुंह से। कॉम्बिनेशन बिठाइए ना जी, कैसे होगा, तो ये R है, ये ऐसे, ये R है ऐसे, तो R को साथ क्या करिएगा, R को अरेंज कर बिठा दीजिए। दूसरा क्या होगा, तो R को आप S के साथ कर लीजिए, R के साथ S। तीसरी कॉम्बिनेशन क्या होगी, तीसरी कॉम्बिनेशन क्या होगी, तो S के साथ R को कर दीजिए। और चौथी कॉम्बिनेशन क्या होगी, चौथी कॉम्बिनेशन क्या होगी, तो R के साथ आपने R को करा, R को आपने S के साथ करा, अब उल्टा, अब ऐसे करें, S के साथ R को कर दे रहे हैं और S के साथ S को, ये 4 तरह की कॉम्बिनेशन बैठेगी। अब जरा देखिए, R का मिरर इमेज S, R का मिरर इमेज ऐसे आएगी, S का मिरर इमेज R, S का मिरर, तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, तो इसको आप कहिएगा इनांसोमर्स, इसे क्या कहेंगे, इनांसोमर्स। उसी तरह से ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया कि R का मिरर इमेज S और S का मिरर इमेज क्या हो गया, तो R।
या उल्टा कहीं आर का मिरर इमेज है इसका, तो ये दोनों क्या हो गया, इनांसमर्स हो गया, ये इनांसमर्स हो गया। ठीक है, ये तो दो पेयर इनांसमर्स का हो गया, एक ये पेयर हो गई 1/4 वाली और दूसरी सेकेंड और थर्ड वाली। तो आपने क्या देखा, तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो डिसिमिलर कार्बन एटम हैं, उसके टोटल जो स्टीरियो आइसोमर कितने आए थे। यहां पर अगर पूछा जाए कि स्टीरियो आइसोमर की संख्या कितनी होगी, इसमें स्टीरियो आइसोमर की जो संख्या होगी, इसमें जो स्टीरियो आइसोमर की संख्या होगी वो कितनी हो जाएंगी, तो 4 मतलब आप कह सकते हैं 2⁻²। तो ध्यान दीजिए, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो डिसिमिलर कार्बन एटम है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो डिसिमिलर कार्बन एटम है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो डिसिमिलर कार्बन एटम है, उसके 4 स्टीरियो आइसोमर होंगे, या कि 2 इनांसमेरिक पेयर होंगे, है ना, 4 स्टीरियो आइसोमर। और ये चारों का चारों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये चारों का चारों क्या होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये चारों का चारों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो डिसिमिलर कार्बन है, उसके कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे, तो पूरा आपने कॉम्बिनेशन करके दिख लिया। अब अगर कहिए कि जी ड्रॉ करें, इसको जरा ड्रॉ करके बताइए, तो कर सकते हैं आप। किसी जैसे उन लोगों को इसका ड्रॉ करके बता दिए थे, इसको भी ड्रॉ करके जरा दिखाइए, तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कि कैसे, तो करिए। ये आपका CH3 है ना जी, ये आपका CH3 है, ये CH3 है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये CH3 है, ये आपका क्या है, तो CH3 है, ये CH3 है, CH3 है, और ये आपका क्या है, ये ऑब्वियसली ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, नहीं होगा। और एक कर दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये हो गया आपका। इसका मिरर में ले लीजिए, ठीक है। ये ऐसे करिएगा जी, यहाँ पर लेते हैं ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन लेते हैं, इसका मिरर में ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये ड्रॉ करने का तरीका है जी। कार्बन से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है ना जी, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला को एक बार सेम साइड में रख दिए, है ना, इसको सेम साइड में रख दिए। अब इसका मिरर में ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, तो ये CH3, ये CH3, ये इसका ये Cl, ये H, ये आपको हो जाएगा Br, ये H। ठीक है कि जी इसका आप में RS नोमेनक्लेचर बताइए, तो कर लीजिए इसका RS नोमेनक्लेचर। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, नीचे वाली सेकेंड, ये थर्ड। रोटेशन कैसा है, तो क्लॉक, तो लग रहा है R, लेकिन होगा S। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एबव द प्लेन है, तो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है तो जो कॉन्फिगरेशन होती है रोटेशन का उल्टा, तो फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो ये रोटेशन हो गई कैसे, तो ये रोटेशन हो गई क्लॉकवाइज, तो लग रहा R, लेकिन इसका कॉन्फिगरेशन होगा क्या, S। उसी तरह से इस कार्बन का ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, ये बॉन्ड हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी की तरफ चला गया, ये सेकेंड प्रायोरिटी की तरफ चला गया, ये थर्ड प्रायोरिटी की तरफ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक है तो लग क्या रहा है, तो एंटी क्लॉक है तो लग रहा है क्या, एंटी क्लॉक है तो लग रहा है S, लेकिन होगा क्या R, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल लाइन पर नहीं है। तो बस S का मिरर इमेज आपका क्या हो जाता है, तो R हो जाता है, R का मिरर इमेज S हो जाता है। तो एक हमने क्या करा, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, एक ऐसी फिशर प्रेशन फॉर्मूला ड्रॉ कर दिए जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वालों को सेम साइड रखें और उसका मिरर में ले लिए, तो दो तो आपको मिल गया, कौन सा, SR और RS, SR और RS आपको मिल गया। ठीक है, ये आपको इनांसमेरिक पेयर मिल गया आपको, ये आपको फर्स्ट, ये आपका है ना, ये आपका कौन है, ये SR है, मतलब एक हो गया थर्ड, ये आपका सेकेंड, ये सेकेंड है तो एक थर्ड, इसको ऐसे है ना, ये आपका सेकेंड कर देते हैं, ये SR है ना जी, सॉरी ये थर्ड वाला है, ये आपका क्या है, तो सेकेंड वाला है। और आप ड्रॉ कर सकते हैं कि कैसे, तो ये और ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा करें
कि जैसे यहाँ पर दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले सेम साथ लिए ना, अब ऐसा करिए कि ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, तो ये Cl को इधर रखिए, हार्ड। अब इस पर तो इस राइट हैंड साइड में रखें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, इसको उल्टा कर दीजिए, इधर कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए ब्रोमीन, यहाँ हार्ड। अब देखिए इस कार्बन का कॉन्फिगरेशन हो गया क्या, S, इसका पोजीशन उल्टा कर दिया तो इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा S, और एक दूसरे का क्या करिए, इसका मिरर इमेज लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा Cl, ये H, ये H, ये Br है ना, ये H, ये Br, ये CH3, ये CH3, ये लगता कट जा रहा है ना जी, तो ऐसा करिए, पहले इसको कट जा रहा है ये, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ इमेज बना दिए है ना, यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को सेम साइड में रखे हैं, और यहाँ पर क्या करें, और इसका मिरर में ले लिए, ठीक है। तो ये आपका इनांसोमर्स हो गया, ये इनांसोमर्स हो गया, ये आपका इनांसोमर्स हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया SR वाला है ना जी, SR वाला ये हो गया थर्ड, आपका ये थर्ड है, और ये आपका सेकेंड है। अब जरा देखिए इसको क्या करें, इसको हाई प्रायोरिटी वाले को तो इसी साइड रखे, यहाँ बस एक उल्टा कर दिए, ये तो ये हो गया क्या, ये तो आपका S था ही, और इसका आपने उल्टा कर दिया तो इसका R हो जाएगा। आप निकाल के भी दे सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी का इधर, सेकेंड, ये थर्ड, रोटेशन, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, सॉरी ये R था ना जी, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये आपका, ठीक है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकेंड, ये थर्ड, रोटेशन कैसा, तो क्लॉक, तो लग रहा कि R, लेकिन होगा S, इसका मिरर में ले लिए तो ये हो गया R, इसका ले लीजिए R, ड्रॉ कर दिए इसका, ये आपका हो गया SS वाला है तो फोर्थ हो गया, और ये आपका थर्ड, सॉरी ये थर्ड नहीं, ये फर्स्ट है, ये R। तो ड्रॉ करना कोई डिफिकल्ट नहीं, तो ये सब तो बस समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया, एक्चुअली में आपको बस इतना ही काफ़ी है कि एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो कार्बन एटम है, तो एक कार्बन का कॉन्फिगरेशन RS, दूसरा RS, अब कॉम्बिनेशन बिठाएगा तो टोटल 4 आ जाएगा। अब ड्रॉ करने का तरीका क्या है, अब कैसे ड्रॉ कर देते अपन फटाफट, है ना, कैसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये कैसे ड्रॉ कर दे रही है, फिर ये कुछ नहीं है। दोनों कार्बन पर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ना, उसे एक बार सेम साइड में लिए, अब जिधर मन करे इधर ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को, कार्बन से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप है ना, उसको हमने एक साइड लिया, सेम साइड में लिया, उसका मिरर में ले लिए, है ना। फिर क्या करें, तो एक कार्बन पर यहाँ पर क्या किए, तो दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी वालों को सेम साइड में लिए, दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को क्या करें, तो सेम साइड में लिए, उसका मिरर में ले लिए। दूसरे में क्या करें, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को अपोजिट साइड में कर दिए और उसका मिरर में ले लिए, 4 हो गए। ये एक दूसरे का मिरर इमेज है तो इसको इनांसोमर्स कहेंगे, एक दूसरे का मिरर इमेज है तो इसको क्या कहेंगे, इनांसोमर्स। लेकिन ध्यान दीजिए, वैसे स्टीरियोआइसोमर, वैसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता, स्टीरियोआइसोमर समझते हैं ना, कि दो ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप स्पेस डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टीरियोआइसोमर। उसे हम क्या कहते हैं, तो स्टीरियोआइसोमर कहते हैं। तो ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का, मतलब दो ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज हो तो उसे कहेंगे इनांसोमर्स, लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो तो उसे कहेंगे डायस्टीरियोमर्स। ध्यान दीजिए, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स क्या होता है, तो वैसे स्टीरियोआइसोमर, स्टीरियोआइसोमर समझ रहे हैं कि दो ऐसे मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप स्पेस डिफरेंट हो, तो दो ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है उसे कहते हैं इनांसोमर्स, लेकिन ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो उसे कहेंगे डायस्टीरियोमर्स। तो ये दोनों इनांसोमर्स हो गए, ये दोनों इनांसोमर्स हो गए। लेकिन आपको कहा जाए कि फर्स्ट फोर्थ इनांसोमर्स है, लेकिन फर्स्ट थर्ड क्या है,
तो डैश ट्यूमर्स है। ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो ये डैश ट्यूमर्स हो गया। फर्स्ट और सेकेंड क्या है तो एक दूसरे का डैश ट्यूमर्स है। उसी तरह से फोर्थ और थर्ड क्या है तो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं तो डैश ट्यूमर्स हुआ। फोर्थ और सेकेंड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो डैश ट्यूमर्स हुआ। तो इसमें एक और वर्ड है जिसको ध्यान रखेंगे, डैश ट्यूमर्स। ये डैश ट्यूमर्स क्या है, डैश ट्यूमर्स क्या है तो ये डैश ट्यूमर्स, डाई स्टीरियोमर्स। तो वैसे स्टीरियोआस्मर which are not mirror image of each other are called diastereomers, तो ऐसे स्टीरियोआस्मर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है उसे कहा जाता है इनांसमर्स। लेकिन वैसे स्टीरियोआस्मर जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता है उसे कहा जाता है डायस्टीरियोमर्स। तो ऐसे स्टीरियोआस्मर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है उसे कहा जाता है इनांसमर्स, और वैसे स्टीरियोआस्मर जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता है कहलाता है डायस्टीरियोमर्स। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जी फर्स्ट फोर्थ के साथ तो मिरर इमेज है, फर्स्ट फोर्थ एक दूसरे का मिरर इमेज है, लेकिन फर्स्ट थर्ड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं तो डायस्टीरियोमर्स हुआ। फर्स्ट फोर एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर्स हुआ। उसी तरह से फर्स्ट थर्ड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, और क्या नहीं है जी, और ये तो हो गया उसका आपका ये फोर्थ है ना जी, तो सेकेंड फोर्थ एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, सेकेंड फोर्थ एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। उस तरह से सेकेंड थर्ड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो ये सब क्या हुआ तो डायस्टीरियोमर्स हुआ। तो इनांसमर्स जो एक दूसरे का इनांसमर्स एक दूसरे का, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हुआ तो ये फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। फर्स्ट ये क्या कर दिया मैंने, अरे यार यहाँ तो ये हुआ ना जी, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा ना, अब जो गड़बड़ हो गया तो अब जरा देखिए, तो यहाँ पर सेकेंड थर्ड एक दूसरे का मिरर इमेज हो तो इनांसमर्स, फर्स्ट फोर एक दूसरे का मिरर इमेज है तो इनांसमर्स। लेकिन अगर आप कहेंगे जी फर्स्ट थर्ड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर्स, फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर्स। उस तरह से ये सेकेंड एंड फोर्थ एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, ये थर्ड हो गया ना जी, ये आपका थर्ड है और ये फोर्थ, सॉरी थर्ड और फोर्थ एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, डायस्टीरियोमर्स हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वैसे स्टीरियोआस्मर जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है उसे हम इनांसमर्स कहते हैं, और वैसे स्टीरियोआस्मर जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं तो डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें और देख लेते हैं इसको। उदाहरण लेते हैं, अंदर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ये यहां पर आपका है क्लोरीन, यहां पर है ब्रोमीन। तो ये क्या है तो ये तो CH2 है, और इस कार्बन से एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन छुपी हुई है, इस क्लोरीन है हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो ये CH2 तो कार्बन है नहीं, ये आपका कार्बन कार्बन है, ये आपका कार्बन कार्बन है। तो कार्बन एटम की संख्या कितनी होगी तो 2 हो गई। तो इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है तो 2 तरह की हो सकती है, एक R और दूसरी S। इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है तो 2 तरह से हो सकती है, एक R और S। ध्यान, यहाँ पर कार्बन एटम की संख्या 2 है और दोनों क्या है तो डिसिमिलर है। यहाँ कार्बन एटम की संख्या 2 है और दोनों क्या है डिसिमिलर है। तो अगर कॉम्बिनेशन बिठाएंगे तो क्या होगा जी, तो यहाँ कॉम्बिनेशन बिठाइएगा तो पहला तो होगा आपका जी RR,
दूसरा क्या होगा, मतलब यहाँ पर आर हो और यहाँ भी कॉन्फिगरेशन आर हो, दूसरा क्या होगा, तो आर होगा और एस होगा। तीसरा क्या होगा, अब यहाँ पर लीजिए एस और यहाँ पर हो जाएगा आर। चौथा क्या हो जाएगा, एस एस हो जाएगा, ये हो गया। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो गई, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या, यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो गया, तो यहाँ स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो गया, तो स्टीरियो आइसोमर की संख्या हो गई कितनी, तो हो गई 4। यहाँ स्टीरियो आइसोमर्स की हो गई संख्या 4 और चारों का चारों आपके लिए एक्टिव होगा, जिसमें से फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब इनांसोमर्स हो गया आपका, ये आपका इनांसोमर्स हो गया। और सेकेंड और थर्ड एक दूसरे का मिरर इमेज है तो इनांसोमर्स हो गया। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो फर्स्ट सेकेंड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो क्या होगा, तो डैश स्टीरियोमर्स हो गया। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो यहाँ पर इनांसोमर्स कौन सा हो गया, उतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से आप बता दे सकते हैं इनांसोमर्स क्या है। तो यहाँ पर इनांसोमर्स कौन सा हो गया, तो ये फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे का मिरर इमेज तो इनांसोमर्स हो गया। और कौन सा हो गया, तो सेकेंड और थर्ड एक दूसरे का मिरर इमेज है तो इनांसोमर्स हो गया। तो डैश स्टीरियोमर्स कौन से हो गए, डैश स्टीरियोमर्स कौन से हो गए, तो यहाँ पर डैश स्टीरियोमर्स कौन सा हो गया, तो डैश स्टीरियोमर्स कौन सा हो गया, तो फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, स्टीरियोआइसोमर है, दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है लेकिन कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली स्टीरियोआइसोमर है लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो फर्स्ट सेकेंड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो डैश स्टीरियोमर्स हो गए। उसी तरह से फर्स्ट थर्ड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो डैश स्टीरियोमर्स हो गए। उसी तरह से आपका कहिए तो ये सेकेंड और फोर्थ एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो डैश स्टीरियोमर्स हो गए। उसी तरह से सेकेंड और थर्ड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, डैश स्टीरियोमर्स हो गए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये सेकेंड और फोर्थ एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। और कौन सा नहीं है, तो ये फोर्थ और थर्ड, ये फोर्थ और थर्ड और फोर्थ एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। देखिए, नॉट टैप थर्ड मॉलिक्यूल हैविंग टू सिमिलर काला कार्बन, ऐसे मॉलिक्यूल इसमें दो सिमिलर काला कार्बन है, तो इस कार्बन से क्या है, तो जी हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन से भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन से OH, इस कार्बन से OH, इस कार्बन से CH3, तो इस कार्बन से CH3। तो ये दोनों काला कार्बन है कि कैसे काला कार्बन है, तो इस कार्बन से जो चार सब्स्टिट्यूएंट, एक हाइड्रोजन है, एक OH, एक CH3, एक A ग्रुप है। हाइड्रोजन नॉट इक्वल टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, इज नॉट इक्वल टू मिथाइल ग्रुप, इज नॉट इक्वल टू ऑब्वियसली हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ चारों का चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, तो ये काला कार्बन है, ये काला कार्बन है। लेकिन इस कार्बन से हाइड्रोजन, तो इस काला कार्बन से भी हाइड्रोजन, इस काला कार्बन से OH, तो इस काला कार्बन से भी OH, इस काला कार्बन से CH3, इसमें CH3। तो यहाँ काला कार्बोनेट की संख्या तो दो है लेकिन दोनों का दोनों क्या है, तो सिमिलर है। तो जरा देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया, तो एक ही पॉइंट याद रखने के लिए अभी तक बताए हैं कि वह मॉलिक्यूल जिसमें एक काला कार्बन एटम होता है उसके दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप की स्पेस में होती है, एक R कॉन्फिगरेशन होती है और दूसरी S। यहाँ पर क्या होगी, तो एक R कॉन्फिगरेशन होगी और दूसरी S। तो यहाँ पर पॉसिबल अरेंजमेंट, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या होती है, तो पहला अपने को मैंने कॉम्बिनेशन बताया कि R के साथ R को सेट कर दिया, अगर इस काला कार्बन की कॉन्फिगरेशन R होगी तो यहाँ भी R हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो इस काला कार्बन की कॉन्फिगरेशन R है तो इसकी S हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो इस काला कार्बन की कॉन्फिगरेशन अगर S है तो इसका R है। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, तो इस काला कार्बन की कॉन्फिगरेशन S है तो इसकी भी S है। तो 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी, RR, RS, SR और SS। अब जरा देखिए यहाँ R का, अब जरा यहाँ देखिए एक्चुअली है क्या कि ये R और अगर R, अब जरा थोड़ा दिमाग में लगाइए कि अगर ये दोनों सिमिलर काला कार्बन है, ये दोनों क्या, तो सिमिलर काला कार्बन, ये दोनों क्या, तो सिमिलर काला कार्बन है,
तो अगर मान लेते हैं कि ये कार्बन जो R है ये 5 डिग्री क्लॉक घुमाते हैं, मान लेते हैं कि ये जो कार्बन R है ये जो कार्बन है 5 डिग्री क्लॉक घुमाता है, तो ये कार्बन क्या करेगा, तो ये भी 5 डिग्री क्लॉक घुमाएगा। कि क्यों? क्योंकि दोनों तो सिमिलर है ना। अगर डिसिमिलर होता था तो अगर एक 5 डिग्री घुमाता दूसरा 6 डिग्री घुमाता या 7 डिग्री घुमाता 8 डिग्री घुमाता, कुछ अलग घुमाता। लेकिन चूंकि दोनों का दोनों सिमिलर कार्बन है तो अगर ये 5 डिग्री क्लॉक घुमाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को तो ये 5 डिग्री ये भी घुमाएगा सेम डायरेक्शन। तो ये कितना घुमाएगा कि जी ये +5 डिग्री घुमाएगा। तो ये कितना घुमाएगा, ध्यान दीजिए उल्टा हो गया। तो अगर ये 5 डिग्री क्लॉक घुमा रहा तो ये 5 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएगा। अब ये क्या करेगा कि जी ये 5 डिग्री एंटी क्लॉक ऐसा है ना, तो 5 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाएगा। तो ये क्या करेगा, ये 5 डिग्री आप पहले ही मान चुके हैं, हम अपने मन से मान लिए कि ये 5 डिग्री घुमाएगा। तो ये कितना घुमाएगा कि सेम टू सेम तो वही चीज ही है। तो अगर ये 5 डिग्री तो ये 5 डिग्री, अगर ये 5 डिग्री क्लॉक तो ये 5 डिग्री क्या करेगा, तो एंटी क्लॉक। ये 5 डिग्री एंटी क्लॉक तो ये 5 डिग्री क्या, तो क्लॉक। ये क्या करेगा, तो ये 5 डिग्री एंटी क्लॉक तो ये 5 डिग्री एंटी क्लॉक। तब टोटल रोटेशन कितनी होगी, तो जोड़ दीजिए, यहाँ टोटल रोटेशन कितनी हो जाएगी, तो 5 5 10 डिग्री, ये 10 डिग्री। यहाँ रोटेशन क्या हो गई, तो ये 0। यहाँ रोटेशन क्या हो गई, तो ये 0। दोनों रोटेशन क्या हो गई, तो ये -10। ये हो गया। अब ना देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, सारा प्रॉपर्टी जिस से रिएक्शन ये करेगा सेकेंड वाला उससे ये थर्ड वाला भी करेगा। जो फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी होगी इसकी होगी, बस एक ही प्रॉपर्टी में तो अंतर आ रहा था, बस एक ही प्रॉपर्टी में अंतर आ रहा था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन में अंतर आ रहा था। अब वो भी दोनों का सेम हो गया, ये भी 0 तो ये भी 0, तो ये दोनों क्या हो गया, तो सेम हो गया। इन दोनों में कोई अंतर रहा ही नहीं कि जी डिसिमिलर रहता था तब अंतर आता कि अगर ये 5, अगर मान लेते हैं ये 5 डिग्री क्लॉक है तो ये 60 डिग्री रहता, ये 5 डिग्री है तो ये -7 रहता, तो ये -7 है तो ये +5 रहता, मतलब दोनों अंतर आ जाता है, नहीं आ जाता। अगर मान लेते हैं ये 5 डिग्री है, ये 60 डिग्री तो 12 डिग्री हो जाता। ये अगर मान लेते हैं कि 5 डिग्री है, ये -7 है तो -2 डिग्री हो जाता। ये आपका हो जाता ये क्या बोलते हैं, ये अगर हो जाता -5 तो ये हो जाता +2 डिग्री हो जाता। तो अगर ये दोनों का दोनों सिमिलर कार्बन है तो 100% एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर डिसिमिलर रहता तो कुछ अलग रहता, आप सोच करके देख सकते। तो सिमिलर कार्बन में होता क्या है कि ये दोनों क्या हो गया, तो सेम ही हो गया, मतलब दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहा, तो दो अलग कंपाउंड थोड़े ही। अगर दोनों में कोई भी चीज अंतर नहीं है, 100% सेम टू सेम चीज है, इसका मतलब ये क्या है, तो दोनों सेम। तो यहां दोनों का दोनों क्या है, तो सेम है। तो जरा देखिए, तो इसमें ध्यान क्या देना है आपको, इसमें ध्यान क्या देना है आपको, तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो सिमिलर कार्बन एटम हैं, इसमें स्टीरियोआइसोमर की संख्या कितनी हुई, तो ये दोनों तो सेम ही हो गया। तो सेम अगर हो गया तो टेक एनी वन, तो टेक 1, कोई एक आपको लेना पड़ेगा, दोनों थोड़ी ले सकते, दोनों तो सेम ही चीज है। तो टेक 1, कोई एक कंपाउंड लीजिए। तो यहां पर स्टीरियोआइसोमर की संख्या कितनी हो गई, तो यहां स्टीरियोआइसोमर की संख्या कितनी हो गई, कहेंगे जी ये एक, इन दोनों में से कोई एक लेना होगा, 2, ये 3, तो स्टीरियोआइसोमर की संख्या 2 + 1 मतलब 3। अब इन दोनों में, इन तीनों में ये प्लेन पोलर को घुमा रहा है क्लॉकवाइज, ये प्लेन पोलर को घुमा रहा है एंटी क्लॉक, तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो इन तीनों में क्या होगा, तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव होगी, इन तीनों में 2 क्या होगी, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। इन तीनों में 2 क्या होगी, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, और एक क्या हो जाएंगी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि तो रोटेट कर ही नहीं, 0 हो गया ना, रोटेशन होता तब तो ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये क्या हो गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव है इसको अब क्या है, तो ये 10 डिग्री क्लॉक है, तो ये 10 डिग्री एंटी क्लॉक, और एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो इसको आप क्या कहेगा, तो इनांसोमर्स है। ये क्या है आपका, इनांसोमर्स, ये इनांसोमर्स। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसको कहते हैं मेसो कंपाउंड। इसे क्या कहते हैं, मेसो कंपाउंड, इसे कहा जाता है मेसो कंपाउंड, ये मेसो कंपाउंड। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पर वैसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 सिमिलर कार्बन एटम आ गया,
तो 4 नहीं, स्टीरियोआइसोमर की संख्या 4 नहीं, घट गई। कितनी हो गई? 3। और इन तीनों में मात्र 2 ही क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, और एक क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है इसे कहा जाता है मेसो कंपाउंड। तो ये मेसो कंपाउंड क्या होता है? तो एक ऐसी कंपाउंड, कि मेसो कंपाउंड क्या होती है? तो एक ऐसी कंपाउंड, मेसो कंपाउंड क्या होती है? तो एक ऐसी कंपाउंड जिसमें एक ऐसी कंपाउंड, मेसो कंपाउंड क्या होती है? एक ऐसी कंपाउंड जिसमें काला कार्बन है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेनोसिमेट्रिक कार्बन होता है। जैसे इसको देखिए, ड्रॉ करके दिखाते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे ये कार्बन है आपका, इसको ड्रॉ करते हैं, ये CH3 है, चलिए ये आपका CH3 है, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं, ये CH3 है, ये आपका CH3 है, ये आपका हो गया क्या? ये OH है, ये H है। यहाँ पर एक में लेते हैं अपोजिट साइड में, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को क्या करें? अपोजिट साइड में ले लिए, तो इस कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या हो गया? तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, इधर सेकंड, ये थर्ड, रोटेशन हो रहा है R, लग रहा है R लेकिन होगा S। ये आपका हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, तो रोटेशन हो रहा है क्या? तो क्लॉक तो लग रहा है कि हमारा क्या होगा? तो R होगा लेकिन होगा क्या? तो इसकी S ये हो गई। इसका मिरर में ले लीजिए, इसका मिरर में ले लीजिए, तो ये हो गया H, ये O, ये H, ये H, ये OH, ये आपको हो गया CH3, ये CH3। तो S का मिरर इमेज हो गया R, S का मिरर इमेज हो गया R, ये हो गया। तो ये दोनों क्या है? तो एक दूसरे का इनांसमर्स है, इनांसमर्स है, ये इनांसमर्स है। अब जरा देखिए, यदि अपन ले लेते हैं, ये आपका ये CH3 है, ये आपका CH3 है, ये आपका OH है, ये H है, ये आपका क्या हो गया? तभी यहाँ पर दोनों हायर प्रायोरिटी वाला का अपोजिट साइड में रखे थे ना, यहाँ सेम साइड में करिए। अब जरा देखिए, इस कार्बन की कॉन्फिगरेशन S है, तो इसका R है, और यहाँ पर क्या है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ऐसे भी आपने पढ़ा है कि एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने पढ़ा है कि इमेजिनरी प्लेन which bisect a molecule into equal half such that one half is mirror image of another half is called plane of symmetry। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कि जी इसका मिरर में ले लिए, अरे मिरर में लीजिएगा तो सेम टू सेम ही आ जाएगा ना, फिर अंतर क्या हुआ उसमें? अगर इसका मिरर में ले लेंगे तो सेम टू सेम ही आ जाएगा, 100% सेम आ जाएगा। तो दोनों में अंतर ही नहीं होता, एक ही चीज को आप बार बार मिरर में ले लेकर अलग अलग कंपाउंड थोड़ी कर देंगे, नहीं। तो ये आपका कहलाएगा मेसो कंपाउंड। तो ये मेसो कंपाउंड क्या होती है? तो एक ऐसी कंपाउंड जिसमें कारल कार्बन एटम होता है, एक ऐसी कंपाउंड जिसमें कारल कार्बन एटम होता है लेकिन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसकी इनएक्टिविटी कहलाती है ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, रेसिक मिक्सर क्या होता है? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, जबकि मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मतलब ये प्लेन पोलराइड को नहीं घुमा पा रहा। कि क्यों नहीं घुमा पा रहा? ऐसा इसलिए हो रहा कि अगर ये कहेगा एंटी क्लॉक घूमो PPL को, तो ये कहेगा क्लॉक घूमो, और दोनों ये कहेगा एंटी क्लॉक घूमो 5 डिग्री, तो कहेगा क्लॉक वाइज घूम जाओ 5 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। इस कारण से ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ध्यान दीजिए, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 सिमिलर कारल कार्बन है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 सिमिलर कारल कार्बन है, तो हमने कॉम्बिनेशन बिठाया तो, लेकिन सिमिलर कारल कार्बन होने से क्या हुई? तो RS और SR दोनों सेम ही हो गया, 100% सेम। ऑब्वियसली यहाँ पर जो ऑप्टिकल आइसोमर्स में डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का तो आ रहा था, ऑप्टिकल रोटेशन का, लेकिन इन दोनों का रोटेशन क्या होगी? तो सेम होगी। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 सिमिलर कारल कार्बन एटम है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 सिमिलर कारल कार्बन एटम है, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 सिमिलर कारल कार्बन एटम है, उसके स्टीरियोआइसोमर की संख्या घट जाती, 3 हो जाता, जिसमें 2 ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और कर देते कुछ। तो वन मोर एग्जांपल देखते हैं। ये 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। ये क्या है? तो ये कार्बन है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन है।
इस कार्बन पर एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है। तो ये काला कार्बन है, ये काला कार्बन। तो यहाँ काला कार्बन एटम की संख्या कितनी होगी? तो 2। और दोनों का दोनों क्या है? तो सिमिलर है कि केस है। इस पर हाइड्रोजन है तो इस पर भी हाइड्रोजन है ना जी, इस पर मिथाइल है तो इस पर भी मिथाइल है ना। और इधर जाएंगे तो CH2, इधर जाएंगे तो यहाँ सिमिलर कार्बन एटम की संख्या 2 है। दोनों का दोनों कार्बन है, लेकिन ये दोनों क्या है? तो सिमिलर है। तो अगर आपको क्या लग रहा, तो यहाँ पर कितने स्टीरियोआइसोमर हो जाएंगे? तो बेसिक इसका कॉन्फिगरेशन RS होना चाहिए, इसका भी SR होना चाहिए। सॉरी, इस काला कार्बन के 2 कॉन्फिगरेशन, एक R दूसरी S, इसका भी क्या होगा? तो एक R और S। अगर कॉम्बिनेशन बिठाएंगे तो क्या होगा? कहीं जी पहली कॉम्बिनेशन क्या होगी? तो R के साथ R कॉन्फिगरेशन। दूसरी कॉम्बिनेशन क्या होगी? तो R के साथ S। तीसरी कॉम्बिनेशन क्या होगी? तो इस कार्बन का कॉन्फिगरेशन अगर R से S है, यहाँ का अगर R हो। और चौथी कॉम्बिनेशन क्या होगी? तो इसका S, इसका S। लेकिन चूंकि सिमिलर होने से ये R और S एक दूसरे को कैंसिल कर देगा 100%, मतलब यहाँ पर 0 ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगी। और यहाँ भी एक दूसरे को क्या करे? सिमिलर होने के कारण, डिसिमिलर रहता तो 0 नहीं होता, लेकिन सिमिलर होने के कारण 0 ऑप्टिकल रोटेशन कर देगा। मतलब दोनों क्या हो गई है ना, ये 0 ऑप्टिकल रोटेशन हो गई। ये क्या हो गई? तो यहाँ पर इन दोनों का 0 ऑप्टिकल रोटेशन होगा, 0 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन होगा। मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगी? इनएक्टिव। तो ये क्या हुआ आपका? तो मेसोकंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये दोनों क्या हो गया? तो इनांसोमर्स हो गया। ये दोनों क्या हो गया? इनांसोमर्स हो गया। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें 2 सिमिलर कार्बन है, इसमें स्टीरियोआइसोमर की संख्या कितनी? कहेंगे जी 2 ऑप्टिकली एक्टिव है जो एक दूसरे का मिरर इनांसोमर्स है, एक इनएक्टिव, मतलब टोटल 3 हो गए। तो आज रहने देते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली। इतना अगर आप अच्छी तरह सीख जाएंगे ना तो आप क्लास में तो आप हिला दीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।